अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक हमारा बेसिकली रीअरेंजमेंट से रेलेवेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन फिर भी ये कंप्लेन सुनने को मिलती है कि इसकी रीअरेंजमेंट जो है वो काफ़ी ट्रिकी हैं, काफ़ी डिफिकल्ट हैं। आज मैं आपको इसके लिए बहुत इजी वे बताऊंगी जिसके जरिए आप ना सिर्फ अपनी रीअरेंजमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, बल्कि जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको भी क्लियर कर सकते हो। तो हमारे सामने यहाँ पे जो स्क्रीन पे हेडिंग नजर आ रही है वो कार्बोनाइंस की हेडिंग नजर आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका काम ये है कि जब भी आपने किसी रीअरेंजमेंट को पढ़ना है तो उसकी कैटेगरी को डिफाइन करना है। मतलब आज जो मैं आपको रीअरेंजमेंट पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है फेवरोस्की रीअरेंजमेंट। लेकिन फेवरोस्की रीअरेंजमेंट को दिखाने से पहले मैंने आपको दिखाया कि हमें उसकी जो है वो कैटेगरी डिस्कस करनी है, और उसकी कैटेगरी क्या है कि ये बेसिकली एक कार्बनाइन है। ठीक है। तो स्टूडेंट, आपका सबसे पहला स्टेप जो रीअरेंजमेंट्स को स्टडी करने के लिए होगा कि आपने उसकी कैटेगरी डिफाइन करनी है। मैंने यहाँ पे फेवरोस्की की कैटेगरी डिफाइन कर दी कि ये कार्बनाइन रीअरेंजमेंट है। अब कार्बन आइंस क्या होते हैं? बेसिकली आइंस दो तरह के होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो कार्बन आइंस हैं बेसिकली हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कार्ब एंड एनाइंस। कार्ब मींस कार्बन एंड एनाइंस मींस ऐसे आयन जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले आयन वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है, उन्हें हम कहते हैं कि ये एनाइंस हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको कार्बन आयंस की पिक्चर नजर आ रही है स्क्रीन पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं कि एक कार्बन एटम अगर तीन बॉन्ड बनाए, और चाहे वो एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए या फिर किसी ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाए, ये एक डिफरेंट केस है। बहरहाल कार्बन जो है वो तीन बॉन्ड बनाए और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो और वो नेगेटिव चार्ज भी कैरी करता हो, तो हम कहते हैं कि ये कार्बन आयन है। केमिस्ट्री का एक रूल है कि जब भी किसी भी स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज होगा वो अनस्टेबल होगी। सेम इज द केस विद द पॉजिटिव चार्ज। किसी भी स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी अनस्टेबल होगी। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के रूल के अकॉर्डिंगली हमें चार्जेस को बैलेंस करना पड़ता है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को इक्वल करना पड़ता है। ठीक है। जब हमारे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे तो हमारा कंपाउंड जो है वो क्या कहलाएगा? स्टेबल कहलाएगा। हमारी स्पीशी क्या कहलाएगी? स्टेबल कहलाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बोनाइन हैज अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू थ्री का एटम्स और ग्रुप्स विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ नेगेटिव चार्ज, जैसा कि मैंने आपको अभी डिस्क्राइब कर दिया। अब हम अपनी आगे रीअरेंजमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं और इस रीअरेंजमेंट का नाम है फेवरोस्की रीअरेंजमेंट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने किसी भी रीअरेंजमेंट को डिस्कस करना है तो एक रीअरेंजमेंट डिस्कस हो जाती है वो याद रह जाती है, दूसरी रीअरेंजमेंट होती है वो याद रह जाती है, लेकिन नियर द एग्जाम्स जब काफी ज्यादा रीअरेंजमेंट्स होती हैं तो ये सारी ऐसा लगता है आपको जैसे इंटरमिक्स हो रही हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन, दूसरा स्टेप बता रही हूँ कि आपको रीअरेंजमेंट्स को याद करने का, समझने का। इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने डेफिनेशंस अच्छी तरह से याद कर लेनी है। जैसे ही कोई रीअरेंजमेंट आए आपको फौरन रिकॉल होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन ये है। जैसे ही आपको डेफिनेशन याद आएगी आप खुद ब खुद देखोगे कि आपको मैकेनिज्म भी याद आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये वाला इसका रिएक्शन था, ये इसके मैकेनिज्म है और ये इसका स्टेप है। ठीक है। तो फेवरोस्की की रीअरेंजमेंट क्या बताती है हमें? फेवरोस्की की रीअरेंजमेंट ये बताती है कि इट इज अ बेस कैटालाइज्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन in which alpha haloketones or cyclopropanones are converted into the carboxylic acid derivative. So here we need to understand the total definition. ठीक है कि हमें हर स्टेप डेफिनेशन का जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगा तो हम इस रीअरेंजमेंट की बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस रीअरेंजमेंट की डेफिनेशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली बात आपने याद रखनी है कि कैटालिस्ट कौन होगा? बेसिक इन नेचर होगा, एक बात। दूसरी बात, आपने रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन लेने हैं? या तो अल्फा हेलोकीटोन्स हो या फिर साइक्लोप्रोपानोन्स हो। क्लियर स्टूडेंट्स? ये साइक्लोप्रोपानोन्स नाम बता रहा है, साइक्लो यानी कि साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करें, प्रोपान का मतलब तीन कार्बन हो, ओन्स का मतलब कीटोन्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, ये हमारे साइक्लोप्रोपानोन्स होंगे। अब रह गई बात अल्फा हेलोकीटोन्स की, तो स्टूडेंट्स अल्फा हेलोकीटोन्स में आपको नीचे स्ट्रक्चर शो करवाती हूँ और साथ साथ मैं आपको इसको बेटर तरीके से डिस्क्राइब करती हूँ। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्क्राइब करेंगे। पार्ट टू भी हो गया डेफिनेशन का कि अल्फा हेलोकीटोन्स और साइक्लोप्रोपानोन्स इसके रिएक्टेंट होने चाहिए।
एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ये हमारे प्रोडक्ट हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके साथ कोई और सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो ताकि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव आ सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास तीन पार्ट्स हो गए डेफिनेशन के। फिर देख लीजिएगा, पहला पार्ट कि हमारा कैटालिस्ट जो है वो बेसिक इन नेचर हो। दूसरा पार्ट हमारे रिएक्टेंट अल्फा हेलोकीटोन या साइक्लोप्रोपानोन्स हो। तीसरा पार्ट के हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हो। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द जनरल रिएक्शन। ये फेवरॉस्की जो था ना, ये एक रशिया का रहने वाला था, ये रशियन साइंटिस्ट था। आप यूं कह सकते हो कि रशियन केमिस्ट था। इसी ने इस रीअरेंजमेंट को इजाद किया, डिस्कवर किया, तो इसी के नाम पे हमने इसकी रीअरेंजमेंट रख दी, फेवरॉस्की रीअरेंजमेंट। और जो बाय नेम टॉपिक्स होते हैं, साइंटिस्ट के नेम पे जो टॉपिक्स होते हैं वो इन एक्चुअल इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसका जनरल रिएक्शन आपके सामने आ रहा है, जो डेफिनेशन हमने डिस्क्राइब की है उसी को इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे पुट कर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके रिएक्टेंट क्या होने चाहिए, डेफिनेशन यही थी ना कि रिएक्टेंट क्या होने चाहिए, अल्फा हेलोकीटोन्स, और प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, और हमारे पास कैटालिस्ट कौन होना चाहिए, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे अल्फा हेलोकीटोन्स को मैं डिस्क्राइब करने लगी हूँ। कीटोन्स हमारे पास इस तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो, हम कहते हैं ये हमारे कीटोन्स हैं। इन कीटोन्स के साथ सबसे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जो सबसे साथ वाला कार्बन होता है जिसे हम कहते हैं कंजक्टिव कार्बन, उसे हम नाम देते हैं कि ये अल्फा कार्बन है। ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी राइट साइड वाला भी अल्फा कार्बन है और इसके लेफ्ट साइड वाला भी अल्फा कार्बन है। तो स्टूडेंट्स, अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच हुई हुई हाइड्रोजन्स होती हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन्स का नाम देते हैं। गॉट माय पॉइंट? अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये देखें, ये भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ये भी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। मैंने यहां से एक अल्फा कार्बन को चूज किया, एक अल्फा हाइड्रोजन उसकी रिमूव की और साथ उसके हेलोजन लगा दिया। हेलोजन ग्रुप हमारा सेवंथ ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसके अंदर आते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो सिचुएशन हुई वो क्या हुई कि हेलोजन जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो गया, यानी कि क्लोराइड यहाँ पे अटैच हो गया। और प्रोडक्ट जो बन रहे हैं इस केस में, प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, यानी कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ कोई और ग्रुप्स अटैच हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बन चुके हैं हमारे पास। ठीक है। आगे आपको मैकेनिज्म में मैं ये चीजें भी शो करवाऊंगी। क्लियर? आगे जाते हैं हम। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की। कंडीशंस क्या हैं? मतलब अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करोगे, इन शर्तों को फॉलो नहीं करोगे, तो फेवरॉस्की जो है वो लैब में नहीं करवा सकते, फेवरॉस्की की रीअरेंजमेंट जो है वो लैब में नहीं हो सकती। शर्तें क्या हैं इसकी? पहली शर्त इसकी ये है कि अल्फा हेलोकीटोन्स के अंदर अल्फा हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के साथ अटैच हुई हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन होगी, आप उसे रिमूव करोगे तो ही तो हेलोजन एटम अटैच होगा ना। तो अल्फा हेलोकीटोन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस सबसे पहली शर्त है। दूसरी शर्त यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास कैटालिस्ट बेस होना चाहिए, बेस की प्रेजेंस जरूरी है। क्लियर? यहाँ पे हम जिस चीज का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स, तीसरी चीज पे हम आ रहे हैं, मतलब हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे आ रहे हैं जो हमारी रीअरेंजमेंट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने आपको टिप नंबर 1 बताई, रिपीट कर रही हूँ, टिप नंबर 1 बताई रीअरेंजमेंट्स को याद करने की, कि सबसे पहले कोई भी रीअरेंजमेंट डिस्कस करनी हो तो आप उसकी कैटेगरी पहले फाइनलाइज करो। तो आपके माइंड में आ जाएगा, अच्छा इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज है या इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है या क्या है। ये पहले आप इसकी कैटेगरी डिफाइन करो। कैटेगरी डिफाइन करने के बाद आप दूसरी चीज ये डिफाइन करो, डिस्कस करो कि हमारी जो रीअरेंजमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है। एग्जाम से 1 डे बिफोर, 1 वीक बिफोर आप बड़े कंफ्यूज होते हो, रीअरेंजमेंट इंटरमिक्स हो रही है, याद नहीं आ रहा कौन सा वाला मैकेनिज्म किस में पुट होगा, कौन सी डेफिनेशन किधर पुट होगी। तो उसके लिए टिप नंबर 2 फॉलो करो। आपने क्या करना है, आपने रीअरेंजमेंट को याद करना है सिर्फ उसकी डेफिनेशन को फोकस करते हुए। ठीक है। अच्छी तरह से उसकी डेफिनेशन के पार्ट्स बना के जी कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा कैटालिस्ट है, क्या कंडीशंस है। दूसरी टिप हो गई। टिप नंबर 3 क्या है कि आपने हर रीअरेंजमेंट के मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करना है। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स। हेडिंग्स बना के आपने जो है वो अपनी इसको डिस्कस करना है, अपने रीअरेंजमेंट्स को। तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के लिए हेडिंग्स पुट की हैं, हेडिंग्स बनाई हैं। कैसे हेडिंग्स बनाई हैं?
सबसे पहले मैंने हेडिंग पुट की है अटैक ऑफ बेस, या मैंने इसको दूसरा नाम दिया है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। बेटे ऐसी आपने हेडिंग बनानी है कि जिसके नाम से आपको हिट हो जाए कि इसके अंदर ये वाला स्टेप आना है, इसके अंदर ये वाला स्टेप आना है, हमने इस चीज को डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि हमारे पास सबसे पहली चीज आई है जी अटैक ऑफ बेस। इसका मतलब है यहाँ पे बेस का अटैक हो रहा है। ठीक है, बेस का अटैक हो रहा है। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे की है कि प्रोटॉन इसमें से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, प्रोटॉन इसमें से निकल रहा है। तो देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। स्क्रीन पे आपके सामने रिएक्शन आ रहा है, और वो रिएक्शन क्या शो करवा रहा है ये देखें। सबसे पहले मैंने अल्फा हेलोकीटोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, आप भी देख सकते हो। क्या ये अल्फा हेलोकीटोन है? जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ये इसके अल्फा कार्बन हैं। और अल्फा कार्बन में से मैंने यहाँ पे R3 R4 शो करवाया है, हेलोजन शो करवाया है, R1 R2 शो करवाया है। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन मैंने जरूर शो करवाई है, क्योंकि ये शर्त है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। R3 R4 R1 R2 ये भी हाइड्रोजन हो सकती हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए साइड पे मैंने लिख दिया है कि R3 और R4 भी हाइड्रोजन है। अब आप देखो कि ये हमारे पास अल्फा हेलो कीटोन आ गया, अल्फा कार्बन पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, वो भी हमारे पास मौजूद है। तो इस पे बेस का अटैक हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अटैक हुआ है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अटैक होगा, डेफिनेटली एसिड प्रोटॉन देने वाला होता है, बेस प्रोटॉन लेने वाला होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें से एक प्रोटॉन ले लेगी। ठीक है, प्रोटॉन हम H+ को कहते हैं। तो क्या स्टूडेंट हमारी दोनों बातें पूरी हो गई हैं? हेडिंग्स हमारी दोनों जो है वो इस पे एग्जैक्टली इंप्लीमेंट हो गई हैं। यस, अटैक ऑफ बेस हो गया जी जनाब, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अटैक हो गया। एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन हो गई है। क्या हाइड्रोजन उसमें से निकल गई है? जी बिल्कुल निकल गई है। जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी, तो इनमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी। तो यू कैन सी दैट कि कार्बन विल कैरी द नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड आफ्टर कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप ये देखें कि इन दिस स्टेप कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो आफ्टर लीविंग द प्रोटॉन कार्बन कैरीज द नेगेटिव चार्ज। जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा, जब भी कोई बॉन्ड किसी दो एलिमेंट्स के दरमियान में टूटेगा, तो आपने ये देखना है कि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर की गई, तो कार्बन हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसने नेगेटिव चार्ज कैरी किया। क्लियर? अब हम जाते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। आप देखिए कि स्टेप नंबर 2 की हेडिंग हमें क्या बताती है। स्टेप नंबर 2 की हेडिंग हमें बताती है कि देयर इज द एलिमिनेशन ऑफ हेलो ग्रुप, या हम कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपानोन रिंग फॉर्मेशन। दोनों में से जो दोनों काम है वो दोनों ही होंगे, लेकिन दोनों में से आप कोई एक हेडिंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखें कि एलिमिनेशन ऑफ हेलो ग्रुप देखते हैं। ये मेरे पास जो स्टेप नंबर 1 का प्रोडक्ट था वो स्टेप नंबर 2 का रिएक्टेंट बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को अपने आप को जो है वो स्टेबल करना चाहता है वो। ठीक है, अब वो स्टेबल करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो किसी कार्बन पॉजिटिव के साथ चार्ज बनाना चाहेगा। ठीक है, वो चाहता है कि मैं किसी कार्बन पॉजिटिव के साथ मिलके चार्ज बना लूं, मतलब बॉन्ड बना लूं। ठीक है, अब वो बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करता है, वो सबसे पहला काम ये करता है कि वो ऐसे कार्बन को ढूंढता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत आसान सा काम होगा, इस नेगेटिव वाले कार्बन को किसी पॉजिटिव वाले कार्बन की तलाश है। तो ये तो इसलिए आसान है कि इस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, और हेलोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट पे मौजूद होता है। ठीक है, 7 ग्रुप का मेंबर है ना हमारा। तो हम क्या कहते हैं कि हेलोजन जब रिमूव होगा तो ये नेगेटिव चार्ज लेके बाहर निकल जाएगा, और पीछे कार्बन पे कौन सा चार्ज छोड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब आपने गौर करना है मेरे कर्सर पे, ये देखें, ये कार्बन नेगेटिव था, ये कार्बन पॉजिटिव था, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। और हमारे पास ये पॉजिटिव कार्बन क्यों रह गया था? क्योंकि नेगेटिव चार्ज लेकर हेलोजन रिमूव हो गया था। अब हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया है, इसीलिए मैंने हेडिंग पुट की है साइक्लोप्रोपानोन रिंग फॉर्मेशन। साइक्लो मतलब साइकिल बना है, प्रोपानोन मतलब 3 कार्बन है, ओन का मतलब कीटोन ग्रुप मौजूद है। क्लियर? और दूसरा काम क्या हुआ है इसके अंदर? यस ऑफ कोर्स, एलिमिनेशन ऑफ हेलो ग्रुप हुई है, हेलो ग्रुप रिमूव हुआ है,
तो इस कार्बन ने पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है। स्टूडेंट्स देखते हैं, द नेगेटिव कार्बन अटैक सेकेंड अल्फा कार्बन जस्ट टू अटेन स्टेबिलिटी। इन दिस स्टेप टू थिंग्स अकर साइमल्टेनियसली। मैंने आपको भी लेक्चर के शुरू में बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव के बगैर नहीं रह सकता, पॉजिटिव नेगेटिव के बगैर नहीं रह सकता। खाली नेगेटिव होगा आपका कंपाउंड अनस्टेबल है, खाली पॉजिटिव होगा आपका कंपाउंड अनस्टेबल है। जब तक ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना लेते, ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बॉन्डिंग करना जरूरी है इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, यही वजह है कि नेगेटिव कार्बन और पॉजिटिव कार्बन आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि दो चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा एक साथ हो रही हैं। वो दोनों चीजें कौन सी हैं? उन दोनों चीजों में सबसे पहला काम यह है कि नेगेटिव कार्बन जो है वो अटैक कर रहा है और वो बॉन्ड बना रहा है। वो कौन से कार्बन के साथ? सेकंड अल्फा कार्बन के साथ। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है? दूसरी चीज हो रही है कि हेलोजन की रिमूवल हो रही है। हेलोजन की रिमूवल की वजह से कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा और हेलोजन नेगेटिव चार्ज लेके निकल जाएगा, जैसे कि अभी मैंने पूरी स्टोरी आपको समझाई है। अब मैंने आपको यहाँ बताया कि हम स्टेप नंबर 2 का जो प्रोडक्ट है उसको हम स्टेप नंबर 3 का रिएक्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखें कि अटैक ऑफ बेस एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तीन जो हमारी हेडिंग है, पॉइंट नंबर 3 जो स्टेप है हमारा, उसकी हेडिंग भी मैंने दो तरह से दी है कि आप बेस का अटैक भी करवा सकते हो और न्यूक्लियोफिलिक का अटैक भी करवा सकते हो। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक हम कहते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशी को। न्यूक्लियस लविंग का मतलब, न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है स्टूडेंट्स? वहां पे प्रोटॉन मौजूद होता है, न्यूट्रॉन मौजूद होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक का मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक लोग वो होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक चार्जेस वो होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज वो होते हैं जिन्हें न्यूक्लियस चाहिए होता है। तो डेफिनेटली न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट्स सेल्फ न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इस पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ढूंढता फिर रहा है ना। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक कोई भी हो सकता है, यहां मैंने ओ आर शो करवाया है विद नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात, अटैक ऑफ बेस भी आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ओ आर को प्रोटॉन चाहिए और प्रोटॉन लेने वाला बेस ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि अटैक ऑफ बेस है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन कार्बोनाइल एटम। अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास बेस के अटैक की जगह सिर्फ यहाँ नजर आ रही है कि जो डबल बॉन्ड है इसको हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की के लिए हमें क्या करना होगा कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले लेगी अपने ऊपर और कार्बन को पॉजिटिव चार्ज शो करवा देगी। ठीक है, अब जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये कार्बन हमारे ओ आर को चाहिए। ओ आर फौरन इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्लियर? अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है आप देख सकते हो बड़े आराम से कि ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। इसका मतलब है ये अनस्टेबिलिटी शो करवाएगा। अब हमने इसे स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है। अब जब हमने इसे स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है तो हमें इसका रिंग तोड़ना पड़ेगा। यहां मैंने यही बात मेंशन की है कि हमें इसका रिंग तोड़ना पड़ेगा। और रिंग तोड़ना कैसे है वो आपके सामने इक्वेशन आ रही है। रिंग तोड़ना हमारे पास ऐसे है कि हमने जो है वो यहाँ पे रिंग तोड़ा। रिंग किस तरह से तोड़ा हमने? रिंग हमने ऐसे तोड़ा कि हमारे पास ये जो कार्बन और ऑक्सीजन था, जिसपे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो अनस्टेबिलिटी को खत्म करना चाहता है और वो क्या करता है? कार्बन से कहता है मेरे साथ दोबारा डबल बॉन्ड बना लो। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ एग्री कर जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड बना लेता हूं, तो उसने जो पिछले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया था उसको वो ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बेसिकली 4 है। एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, दो, और दो बॉन्ड यहां बन गए, तो इसका मतलब है ये 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो पांचवा बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कार्बन अपने पिछले वाले कार्बन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म करके ऑक्सीजन के साथ डबल दोस्ती करने वाला हूं, जिसका मतलब है डबल बॉन्ड बनने वाला है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आप देखें कि बॉन्ड यहां से टूटा है, ये चीज टूट गई है, ये टूट गया है। ठीक है, जब ये चीज टूटी है तो प्रोडक्ट को प्लीज अंडरस्टैंड करें। सी के साथ R3R4, ये देखें सी के साथ R3R4। अब ये सी नेगेटिव चार्ज ले गया, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। ठीक है, ये बॉन्ड टूट के ये CR2R1, तो जनाब ये हमारे पास नेगेटिव वाले कार्बन के साथ CR2R1 और इस सी के साथ अटैच है ये सी जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, देन OR, सी डबल बॉन्ड OR। यानी कि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे नंबरिंग देके आपको बेहतर तरीके से समझाना चाहूंगी
कि ये समझ लें कि कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। ओके। अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर ये नंबरिंग नहीं बनती, सिर्फ समझाना है मैंने आपको कि रिंग टूटा है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी देखें, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये नंबरिंग अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है। या आप यूं कह लो कि दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द जी। इसी तरह से दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो नंबरिंग में। तो अब हमारे पास जो हमारा पर्पस था कि हमारे पास ये चीज, ये कंपाउंड स्टेबल हो जाए, वो तो फुलफिल ही नहीं हुआ। क्यों फुलफिल नहीं हुआ? दोबारा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब है कि रिंग टूटने से भी स्टेबिलिटी अटेन नहीं हो सकी। अब हमें अपने कंपाउंड को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए स्टेप नंबर 4 करवाना पड़ेगा। ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या है? डेफिनेटली आप देख सकते हो कि ये हमारे स्टेप नंबर 3 का प्रोडक्ट था, यानी कि स्टेप नंबर 4 का रिएक्टेंट बन गया है। तो हमारा जो ये रिएक्टेंट बना है, इसके अंदर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, वो चौथा बॉन्ड बना सकता है। तो बड़ा आसान है क्या, आप प्रोटॉन लो और इसके साथ अटैच कर दो। तो यहाँ पे मैंने यही हेडिंग दी है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू कार्बन आइन। ठीक है। कार्बन आइन यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है। याद आया आपको कि फेवरोस्की कार्बोनाइन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे कार्बोनाइन बन गया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव आ गए। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कैसे आए देखें जरा। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, यानी कि ये आर एच की बराबर ही है। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उसके साथ जो मर्जी ग्रुप आप अटैच कर दो बेटे, जो मर्जी एटम अटैच कर दो, जो मर्जी सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दो, वो उसके डेरिवेटिव बनाने में हमें हेल्प आउट करेगा। तो बेसिकली ये 4 स्टेप की हमारी रीअरेंजमेंट थी जो मैंने आपको शो करवाई। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये प्रोटॉन कहाँ से आया, ये प्रोटॉन कहाँ से प्रोड्यूस हुआ। केमिस्ट्री में हमें जस्टिफाई करना पड़ता है कि अगर कोई चीज रिमूव की है तो वो किधर गई है, कोई चीज अटैक की है तो वो किधर गई है। अब ये प्रोटॉन रिमूव कहाँ से हुआ था जो हमने इसमें ऐड किया, तो आप याद करें, मैं आपको स्क्रीन पीछे की तरफ लेके जाती हूँ ताकि आपको याद आए। ये देखिएगा जरा, स्टेप नंबर 1 आपको नजर आ रहा है। ठीक है। ये जो हमारा स्टेप नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन हमने रिमूव करवाया था। तो ये प्रोटॉन कहाँ गया? यही प्रोटॉन हमारे जो है वो स्टेप नंबर 4 में आया और इसने हमें वहां पे हेल्प आउट किया। ठीक है। मैं दिखाने लगी हूँ आपको। ये देखें, ये स्टेप नंबर 4 में यही प्रोटॉन यूज हुआ और इसने कार्बन आयन के साथ मिलके बॉन्ड बनाया और बड़े आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके रिपीट कर रही हूँ तीनों टिप्स रीअरेंजमेंट की। सबसे पहला काम, कोई भी रीअरेंजमेंट करनी है, अपने पास एक पेज पे उस रीअरेंजमेंट का नाम लिखो, नीचे उसकी कैटेगरी लिखो, पूरा एक टेबल बना लो तमाम रीअरेंजमेंट्स का। उसके अंदर नीचे उसकी कैटेगरी डिफाइन करो, दिस इज द कार्बनाइन रीअरेंजमेंट। ठीक है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन को छोटा छोटा करके अपने पास लिख लो और उसकी डेफिनेशन के पार्ट्स बना लो कि इसके अंदर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये कैटलिस्ट है, ये कंडीशंस हैं। ठीक है। तीसरी टिप ये है कि जब आप मैकेनिज्म करने लगो, रिएक्शंस के मैकेनिज्म को याद करने लगो, उसकी हेडिंग जरूर पुट करो कि ये स्टेप्स हैं। ठीक है। जब आप हेडिंग्स पुट करोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि हमने इस प्रोसीजर में, इस रिएक्शन में करना क्या है। लास्ट थिंग इज दैट कि हम जब अगर फेवरोस्की रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं तो इसका क्या फायदा है, फार्मेसी में क्या फायदा है, मेडिसिन की फील्ड में क्या फायदा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस मेंशन की हैं। The most important application of this reaction is that it is used in the synthesis of steroids. स्टेरॉइड से आप फेमिलियर हो, ये उसकी सिंथेसिस में यूज होती है फेवरोस्की रीअरेंजमेंट। वेरियस नेचुरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स और दूसरे बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स में भी, उसकी सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व है। ठीक है। The most important application of this reaction is that it is used in the synthesis of steroids and various natural products, including prostaglandins and other biologically active compounds. It is also involved in the synthesis of antibiotics. Antibiotics आपको पता है कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं। इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट जो कंपाउंड हैं उनको भी बनाने में फेवरोस्की रीअरेंजमेंट हेल्प करती है। और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज आल्सो अ की पोजीशन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक इन ड्रग डिजाइनिंग। तो स्टूडेंट्स, ड्रग डिजाइनिंग हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो कि आगे की हायर स्टडीज में भी इस्तेमाल होता है। जब हमने कोई ड्रग बनानी है, कोई ड्रग डिजाइन करनी है, तो उसका बेस बनाना, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक यूज करना
तो वो हमारे पास उसने ये बताया है कि ड्रग डिजाइनिंग में एक बेस है हमारी, एक हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, और वो कौन है? वो फेवरोस्की रीअरेंजमेंट है। यानी कि इसकी ड्रग डिजाइनिंग की जो बेसिस हैं उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है फेवरोस्की रीअरेंजमेंट की। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको फेवरोस्की रीअरेंजमेंट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई आपको जो है वो क्यूरीज के अंदर अभी माइंड में नहीं रही होगी। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक और रीअरेंजमेंट को लेकर आएंगे इन अ वेरी बेटर एंड डिस्क्रिप्टिव में वे, ताकि आपको वो याद हो सके। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आपने जो है वो साथ साथ लेक्चर्स लेने हैं और उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।